वेलकम बैक एवरीवन। आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कॉम्पोजिशन देखेंगे। इसके बाद ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरीज एंड ओथ को कवर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव है। इसी के पास ही रियल पावर है और ये सिस्टम इंडिया ने लिया था ब्रिटेन से। लॉर्ड कैनिंग ने इसको डिवाइस करा था 1861 में। ये फैक्ट याद रखिएगा। करंटली इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लास्ट है डेप्यूटी मिनिस्टर। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही इनको डिवाइड करा गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करा जाता है: अटैच्ड एंड इंडिपेंडेंट चार्ज। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, उससे पहले इनके टॉप पर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। सारी मीटिंग्स को प्रिजाइड करना इनका काम होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके पास ही रियल अथॉरिटी रहती है। और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बाद में कुछ पर्संस का नेम ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और वही पर्संस फिर मिनिस्टर बनते हैं। तो टॉप पर है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के पास एक एंटायर मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एक कंप्लीट मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगी और ये उसके इंचार्ज या फिर हेड होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है तो उनके पास ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, कंप्लीट मिनिस्ट्री। और डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। ये मेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं इंडियन गवर्नेंस के लिए। और कैबिनेट मीटिंग्स के लिए इनको ऑटोमेटिकली ही ये लोग इनवाइटेड होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जैसे इनको अलग से इनवाइट नहीं करना पड़ता है और ये कैबिनेट का मेंबर्स तो होते ही हैं। नेक्स्ट रैंक में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 टाइप के हो सकते हैं: अटैच्ड, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनकी हेल्प के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए अटैच कर दिया जाता है। और दूसरे हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास एक अलग डिपार्टमेंट रहता है। एक डिपार्टमेंट का या फिर मिनिस्ट्री का इनको हेड बना दिया जाता है। हेड नहीं, बेसिकली इनके पास एक इंचार्ज दे दिया जाता है इंडिपेंडेंटली और इनके फंक्शंस कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे ही रहते हैं, ऑल्दो ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये है एक डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं मिस्टर राजनाथ। इस मिनिस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट हैं, DRDO एंड एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सपोज 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एक है अटैच्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरा है इंडिपेंडेंट इंचार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ए को डिपार्टमेंट दिया गया DRDO और आई को डिपार्टमेंट दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। क्योंकि ए एक अटैच्ड मिनिस्टर है, इसका काम राजनाथ सिंह को असिस्ट करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी मिस्टर राजनाथ को ही होंगे। बट जो आई है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का चार्ज इसको दिया गया है, तो ये मिस्टर राजनाथ को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इनके पास एक अलग डिपार्टमेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मिस्टर राजनाथ को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब रैंक देखें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में सबसे पहले आएंगे रैंक पर इंडिपेंडेंट चार्ज, क्योंकि इनके फंक्शंस और इनके जो काम होंगे, इनकी पावर्स होंगी, वो कैबिनेट मिनिस्टर के ही जैसे रहेंगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद रैंक में आएंगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, सेम कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे, बट ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे और ना ही ये कैबिनेट का मेंबर होंगे। नेक्स्ट रैंक में आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड, जिनको किसी मिनिस्ट्री के साथ, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, या तो किसी डिपार्टमेंट का इनको इंचार्ज बना दिया जाता है या फिर कोई स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है। दोनों ही सिचुएशंस में क्योंकि इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच करा गया है, तो ये उनकी गाइडेंस और उनकी सुपरविजन के अंडर ही काम करेंगे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर को ही रहेगी। लास्ट रैंक में आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर जूनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, इनके पास कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता है,
ये भी एक तरह से अटैच्ड मिनिस्टर्स ही होते हैं। इनको अटैच कर दिया जाता है या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनकी हेल्प के लिए अटैच कर दिया जाता है। और इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हेल्प करना या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में हेल्प करना। पार्लियामेंट्री ड्यूटीज जैसे कि हाउस के मेंबर्स के क्वेश्चंस के आंसर देना। हाउस के मेंबर्स जैसे कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिस्टर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका आंसर करना एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी है। और ये ड्यूटी एक डेप्यूटी मिनिस्टर को भी दी जा सकती है और ये भी कैबिनेट का मेंबर नहीं है और ना ही उनकी मीटिंग्स को ये अटेंड करते हैं। लास्ट एक और मिनिस्टर है, इसको कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं माना जाता, बट एक अलग सी कैटेगरी है पार्लियामेंट्री। ये है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की। इनका काम भी, इसको मिनिस्ट्री भी बोलते हैं, और इनका काम भी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज ही निभाना होता है। इनको भी सीनियर मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है उनको उनकी हेल्प करने के लिए। इनके पास भी कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है और 1967 के बाद से कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करा गया है। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर ही कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहते थे और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते थे। अब इंडिया में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ओके, ये हो गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अब देखिए, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को इनको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कैबिनेट, बट इनमें कुछ डिफरेंस भी है। सबसे पहले देखिए, जो कैबिनेट है यहाँ पर तो अगर देखें पता चलता है कि कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यही मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेंगे और इसी को निकाला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। एक छोटी बॉडी है, 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं इसमें या फिर 15 to 20 मिनिस्टर्स रहते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्ज बॉडी है, 60 to 70 मेंबर्स रहते हैं। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारी कैटेगरीज के मिनिस्टर हैं। इसमें डेप्यूटी मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। और देखिए, कंट्री की गवर्नेंस के लिए पॉलिसी बनाना इस कैबिनेट का काम होगा और उस पॉलिसी को कंट्री की गवर्नेंस के लिए यूज करना इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों टाइप के मिनिस्टर हैं। क्योंकि कैबिनेट अब एक मेजर पॉलिसी डिसीजन बॉडी है, यही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, तो इसके लिए हर वीक मिलना भी एक नॉर्मल सी बात है। एज अ बॉडी इसके कलेक्टिव फंक्शंस हैं क्योंकि एज अ बॉडी ही तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं ना। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम पॉलिसी फॉर्मुलेट करना नहीं रहता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना इनका काम रहता है। तो इनके कोई कलेक्टिव फंक्शंस भी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कंपलसरी नहीं है एज अ बॉडी मिलना ताकि इंडियन गवर्नेंस को चलाया जा सके इंडियन, क्योंकि इनका काम गवर्नेंस के लिए पॉलिसी बनाना नहीं है। पॉलिसी सिर्फ कैबिनेट ही बनाएगा और अगर कैबिनेट ने पॉलिसी बनानी है तो इसके लिए इसको मिलना भी जरूरी है। एज अ बॉडी इनके कलेक्टिव फंक्शंस रहेंगे और इसी के पास रियल पावर है, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि यही पॉलिसीज बना रहे हैं, यही चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, तो इनके पास ही रियल पावर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कोई खास रियल पावर है नहीं, क्योंकि देखिए, अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकी बात करें और डेप्यूटी मिनिस्टर की बात करें, क्या इनके पास कोई पावर्स है? नहीं, इनको तो बस अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास इन थ्योरी पावर्स हैं, इनके पास कोई प्रैक्टिस में रियल पावर नहीं है, बट कैबिनेट के पास रियल पावर है क्योंकि ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 74 और 75 इनको हमने देख लिया है, यहाँ पर इनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी गई है। लेकिन कैबिनेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको बाद में इंसर्ट करा गया आर्टिकल 352 में बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें एक कैबिनेट वर्ड को यूज करा गया है, अदरवाइज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट वर्ड को यूज नहीं करा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 कैबिनेट की इसने डेफिनेशन दी है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रैंक के सारे मिनिस्टर्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको अंडर आर्टिकल 75 अपॉइंट करा गया था, वो ही कैबिनेट का पार्ट है। बट
अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ 1952 ने इसको भी डिफाइन करा है। इसके अकॉर्डिंग सारे मिनिस्टर्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हैं, चाहे वो डेप्यूटी मिनिस्टर भी हों, उन सबको ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेम ही चीज है कि डेप्यूटी मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है लेकिन कैबिनेट का पार्ट नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डायरेक्टली लोकसभा को, दैट इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसका काम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करने का होता है, क्योंकि इसने तो पॉलिसीज बना दी और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लोकसभा को थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।